तो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से डीयू, बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज जो है वो बेस्ट हैं सीयूटी। तो जब मेरा कॉलेज खुला था फिफ्थ सेमेस्टर में, उसी टाइम से मैंने सुप्रीमम ज्वाइन कर ली थी जैम प्रिपरेशन के लिए। अगर वो सही होते तो शायद मेरी रैंक अंडर 70 इजीली होती और मुझे आज आईआईटी मिल जाता। सर ऑपरेशन रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोर्स है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। सर सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। फिर जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या स्ट्रेटजी आपने डेवलप की सीयूटी को क्रैक करने के लिए? तो अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और आपने सीयूटी में 190 मार्क्स लाया है, अभी आप डीयूज आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू और सर। तो अभिनव जी, आपसे ना मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से आपने 10 12 और फिर कैसे ग्रेजुएशन में आए, और मतलब कैसे आपने इस स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम को चुना और अभी आप एमएससी करने के लिए जा रहे हैं। सर तो मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। तो मैंने अपना 10th और 12th दोनों ही वहीं के रीजेंसी पब्लिक स्कूल से किया है। सर देर आफ्टर 12th के बाद हम लोगों में कोविड लॉकडाउन आ गया था हमारे बैच। तो मेरे पास काफी टाइम था रिसर्च करने के लिए। तो फिर मैं कई सारे करियर ऑप्शंस रिसर्च कर रहा था, क्योंकि एट दैट टाइम मुझे एनडीए करना था, बट एनडीए का मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर मुझे एक करियर ऑप्शन, आई वाज सर्चिंग फॉर अ करियर ऑप्शन। तो उस समय बोर्ड्स का रिजल्ट आया, तो मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया था। तो मुझे इस करियर ऑप्शन के बारे में पता चला जब मैं रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन। और फिर मैंने और अपने कुछ कजन से कनेक्ट किया जो कि ऑलरेडी डीयू में थे। तो फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया और गाइड किया इस सब्जेक्ट के बारे में। मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पहले से था, तो फिर आई थॉट कि इट्स अ गुड मिक्स ऑफ थिंग्स कि आई कैन आइदर गो इनटू कॉर्पोरेट्स और बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड मैथ्स भी साथ में रहेगी। तो इसलिए मैंने स्टैट्स की तरफ मूव किया। और फिर इट वाज एमर्जिंग फील्ड ऑल्सो। तो जब ये सब चीजें पता चली तो फिर मैंने स्टैट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहां से मैंने अपना यूजी कंप्लीट किया और अभी मैं मास्टर्स में एनरोल। सीयूटी है क्या, और इसको कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं, और इसकी तैयारी वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा। यस सर। सर सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है हमारी, उनमें मास्टर्स के लिए सीयूटी पीजी होता है। तो सीयूटी पीजी में आप किसी भी, जिस भी अपने स्ट्रीम से देना चाहते हैं, बीट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कोई भी, उससे आप सीयूटी पीजी दे सकते हैं। और ऐसे ही सीयूटी पीजी स्टैटिस्टिक्स होता है जिसका एग्जाम मैंने दिया। उससे आप मैं स्टैट्स की बात करूँ तो आप डीयू, बीएचयू, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बीबीएयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं स्टैट्स में मास्टर्स करने के। तो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से डीयू, बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज जो है वो बेस्ट हैं सीयूटी में। तो इसीलिए मैंने, जब मेरा जैम में इतना अच्छा रैंक नहीं आया जो कि आईआईटीज के लिए होता है, तो फिर द ऑब्वियस ऑप्शन वाज कि सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर। तो फिर मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया। और कोई भी जो अपने यूजी को कंप्लीट करने वाला है या उसने यूजी कंप्लीट कर रखा है, वो सीयूटी का एग्जाम दे सकता है। आइदर ही इज अपेयरिंग और ही इज कंप्लीटेड, तो वो सीयूटी का एग्जाम दे सकता और इसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या करना होता है और क्या डिफिकल्टीज आती है? है। सर अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो हमारे सिलेबस में जो सिलेबस है उसमें कुछ परसेंट मैथ्स है और कुछ परसेंट स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मैथ्स के 4 टॉपिक्स होते हैं, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल एंड कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और फिर लीनियर अलजेब्रा, और एक और एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जो जैम में नहीं होता, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो जैम में आती है, लाइक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, वो होती है। साथ ही साथ कुछ अप्लाइड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सैम्पलिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये सीयूटी का सिलेबस होता है। तो अगर हम इसको जैम के सिलेबस से कंपेयर करें तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग और डीओई एक्स्ट्रा है, और मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा है। तो ये चैलेंजेस होते हैं कि आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ना है जैम के बाद। और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो बच्चे जैम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जैम के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सीयूटी को मैनेज करना। कि सीयूटी का नोटिफिकेशन मार्च में आता है और आपका सीयूटी का एग्जाम जून में होता है, और उसमें आपको अपने सेमेस्टर का भी एग्जाम देना होता है। तो अगर किसी ने अगर जैम की प्रिपरेशन नहीं की है तो सीयूटी के लिए उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ सकते हैं। और इस साल का एग्जाम काफी डिफिकल्ट आया था पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इस साल का कट ऑफ तभी काफी कम गया है
नहीं तो अगर पिछले साल का एग्जाम होता तो वो काफी इजी था जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ। तो डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग, इसलिए स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप जैम की प्रिपरेशन करें अच्छे से, एक साल पहले से आप जैम की प्रिपरेशन करें। फिर उसके बाद अगर आपको जैम में किसी मिसहैप की वजह से या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ लैक की वजह से या लक की वजह से आपका अच्छा रैंक नहीं आता जो आपका एक्सपेक्टेड है, फिर आप सीयूटी की कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट होनी चाहिए अगर कोई स्टैट्स का स्टूडेंट है। तो दिस इज व्हाट वन शुड फॉलो स्टैट्स में। ओके, मतलब एक तरीके से प्लान बी एक होता है अगर इन केस अगर एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आई तो। यस सर, एक प्लान बी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जैम नहीं होता है तो फिर कई एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, बट सीयूटी उसमें सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है। जैम के बाद आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो आईएसआई का एग्जाम होता है या फिर आपका सीएमआई का एंट्रेंस होता है, जिसका सिलेबस काफी अलग होता है स्टैट्स वालों के लिए, क्योंकि उसमें काफी और भी चीजें आ जाती हैं, मैथ्स आ जाती है और रीजनिंग आ जाती है। तो सीयूटी सबसे डिफरेंट एग्जाम, सबसे इजी एग्जाम हो जाता है जैम की प्रिपरेशन के बाद। तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जो आप जैम के बाद अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने जैम की प्रिपरेशन अच्छे से की है। जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या स्ट्रेटजी आपने डेवलप की सीयूटी को क्रैक करने के लिए? सर एक्चुअली सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ था, हम लोगों का 5th सेमेस्टर था, तो उस समय हम लोग के कॉलेजेस ऑफलाइन खुल गए थे। हम लोग का कोविड की वजह से हमारे बैच का 2023 बैच का काफी मतलब फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स ऑनलाइन ही हुए थे। तो जब मेरा कॉलेज खुला था 5th सेमेस्टर में, उसी टाइम से मैंने सुप्रीमम ज्वाइन कर ली थी जैम प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने जैम की प्रिपरेशन सुप्रीमम से की, तो फिर वहां से प्रिपरेशन मेरी 5th सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो गई। उसके बाद जैम का एग्जाम हुआ, जो कि मेरा सिलेक्शन मतलब मेरी रैंक ठीक थी बट उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे आईआईटी मिल जाए। मुझे ट्रिपल आईटी मिला बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वो नया कोर्स है। तो इसलिए जैम के रिजल्ट के बाद ही जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीयूटी के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है, और उसी के अराउंड सीयूटी का रिजल्ट आया था। तो फिर मैंने जैम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना। बस मैंने क्वेश्चंस लगाने पे फोकस किया था और मॉक्स देने पे। जैम में मेरी यही मिस्टेक थी कि मैंने मॉक्स नहीं दिए थे इतने, तो फिर मैंने सीयूटी में मॉक्स दिए और क्वेश्चंस पे फोकस किया। और साथ ही साथ सेमेस्टर के एग्जाम्स पे तो थोड़ा बहुत हेक्टिक हो गया था, बट इवेंचुअली जैम की प्रिपरेशन की वजह से मेरा सीयूटी में काफी पोर्शन पहले से कवर्ड, तो बस क्वेश्चंस पे फोकस किया और वो अपने आप चीजें हो गई। अच्छा, एक और कोर्स अभी मैं सुनने में आ रहा है ओआर को लेकर के, ऑपरेशन रिसर्च, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या है? सर ऑपरेशन रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोर्स है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, और वो है मास्टर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। इसके अंदर आपको डेटा साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स सिखाई जाती है, और इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और सीयूटी जो ओआर का लेती है वो एमसीए वाला सीयूटी है, जो आपका जिसका कोड है SCQP09। इस कोड से आपका ओआर में एडमिशन होता है। तो मैंने ओआर का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, बट मैं वो नहीं ले रहा क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टैट्स है। मैंने एज अ बैकअप ओआर का भी एग्जाम दिया था। सर ओआर के एग्जाम में मैथ्स आती है 12th लेवल की, वो आपको अच्छे से करनी होती है, और कंप्यूटर अवेयरनेस आती है, साथ में रीजनिंग होती है। तो अगर आपने एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन की है, जो 50 क्वेश्चंस हर एग्जाम में होते हैं, तो रीजनिंग तो आपकी वहां से प्रिपेयर हो ही जाती है। प्लस 12th की मैथ्स की बात रहती है, तो आपको एक बार थोड़ा सा 12th की एनसीईआरटीज या एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको स्टैट्स भी मैनेज करना है। और अगर आप केवल ओआर की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ ओआर में अटेम्प्ट करना चाहते हो, स्टैट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 12th की मैथ्स करना, +2 की मैथ्स सही से करना, साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर अवेयरनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब से, जैसा भी सिलेबस है वहां से। सुप्रीमम क्लासेस में ओआर का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसकी भी कुछ क्लासेस ली थी ओआर के लिए, क्योंकि ओआर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था, तो मेरा काफी सिलेबस मुझे 12th के बाद याद नहीं था, तो कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए मैंने सुप्रीमम की क्लासेस के भी देखे हुए थे। तो मेरा ओआर एंट्रेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। मेरे 163 मार्क्स है, बट मुझे कॉलेज फिर भी अलॉट हो गया है डीयू में। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपने जैम भी दिया, आपने सीयूटी दिया, आपने ओआर दिया, मतलब आपने अच्छा खासा एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है। तो अगर किसी नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर बताना हो तो आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करे, या फिर क्या क्या आपने गलतियां करी जिनसे वो सीख सकते हैं चीजों को? सबसे पहले तो प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले तो आपका आईएसआई का एग्जाम होना चाहिए। मैंने 2 आईएसआई का एग्जाम नहीं दिया, बट वो रिग्रेट किया मैंने बाद में। बट अगर आप चाहते हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपका जैम होना चाहिए, फिर आपका सीयूटी होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा डेटा साइंस में और आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा और सिलेबस,
तो आप CMI का एग्जाम रख सकते हो। जो भी स्टैट्स या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ये एक आइडियल प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद मैंने जो गलतियां की, मैंने प्रिपरेशन अपनी काफी अर्ली स्टार्ट कर दी थी, तो अर्ली मूवर एडवांटेज मुझे स्टार्टिंग में मिला, बट कहीं ना कहीं वो मैंने खो दिया, क्योंकि टुवर्ड्स जब कॉलेज शुरू हुआ तो उसमें मैंने गलती की, मैंने मॉक्स नहीं दिए अच्छे से। मैं थ्योरी पढ़ता था, मैं क्वेश्चंस करता था, बट एक रियल टाइम सिनेरियो में मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने मॉक्स जैम के टाइम पे अच्छे से नहीं दिए थे, इस वजह से मेरा जैम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी अंडर 60 रैंक आई, बट मेरी 143 रैंक आई थी। उसमें दो तीन जो रीजंस थे वो ये थे कि मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड था उस टाइम पे। कॉलेज की पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चला गया, क्योंकि मैंने क्लासेस कॉलेज की इतनी अच्छे से नहीं की थी। तो एक तो वहां पे मेरा लास्ट का कुछ 10-15 डेज वेस्ट हो गए थे जब सेमेस्टर के एग्जाम आए थे। फिर मैं उतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे, काफी डिस्ट्रैक्टेड था और काफी टाइम वेस्ट करता था मैं, और मैंने मॉक्स नहीं देते। तो ये 3 रीजन थे जो नहीं करने चाहिए किसी को। जैम एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट एग्जाम आज के सिनेरियो में डिफिकल्ट एग्जाम है। और कट ऑफ बहुत कम गया था इस बार, बट आपकी एक्यूरेसी जो होती है मैटर करती है। मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए थे। अगर वो सही होते तो शायद मेरी रैंक अंडर 70 इजीली होती और मुझे आज IIT मिल जाती। और वो क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व किए थे, पूरा टाइम एग्जाम में उनको दिया। तो ये सब चीजें जो हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट की, ये आपकी मॉक्स देने से ही आती। तो मॉक्स देने बहुत जरूरी है। आप प्रिपरेशन भले आपकी थोड़ी सी कम हो, बट आप मॉक्स से बहुत सीखते हो। और मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने दिसंबर और जनवरी में मॉक्स नहीं दिया। तो ये एक प्रिपरेशन करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सही टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर लो और मॉक से स्टार्ट कर लो। और एक और बात समझनी चाहिए कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं भी यही चीज करता था, कई मेरे फ्रेंड्स की एक बार पढ़ लेते हैं पूरा और उसके बाद मॉक्स देंगे, तो ये कभी नहीं होता है। आप कभी भी उस सिलेबस को कंप्लीटली नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपसे रह ही जाएगा या किसी में परफेक्शन नहीं आ पाएगी। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड की सब कुछ पढ़ लें, आप मॉक्स दे के थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है। आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके आप अगर 40 मार्क्स भी ले आते हो ना, तो आपकी अंडर 25 रैंक आ जाती है। तो ये जैम के पर्सपेक्टिव से। सीयूटी में मैंने यही सही किया। जब सीयूटी का एग्जाम हुआ तो मेरे पास बहुत कम टाइम था कंपेयर टू जैम, फिर भी मेरा सीयूटी रिलेटिवली काफी अच्छा गया, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद मेरे पास सिर्फ 7 डेज का टाइम था सीयूटी को। तो मैंने उन 7 डेज में मैंने 3-4 मॉक्स अच्छे से दिए रियल टाइम, और काफी क्वेश्चंस टाइम लगा के सॉल्व किए मैंने, टाइमली काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये सीयूटी में मेरा काफी एडवांटेज हो गया। तो मतलब अगर मैं एक तरीके से निष्कर्ष निकालूं तो आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप मॉक्स देते रहिए, ताकि मतलब एक तो वो रिवाइज भी होता रहे, और एक तरीके से वो मतलब आपको आपके माइंड में एक प्रॉपर बनता रहे इमेज कि हाँ मेरे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मुझे कितना और हार्ड वर्क करना है इस चीज को लेकर। यस सर, कई कोचिंग सेंटर्स होते हैं जैसे सुप्रीमम का है। तो अगर आपके पास आपका कोई एक टॉपिक हुआ है तो उसके सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक टाइम लगा सकते हो। आप टाइम लगा के देख सकते हो कि आपका पर क्वेश्चन कितने टाइम पे आ रहा है। आप खुद को फोर्स मत करो कि हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो या 2 मिनट के अंदर हो। अगर स्टार्ट में आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लग रहे हैं, दैट इज ओके, बट वो धीरे टाइम कम हो जाएगा। तो आप टाइम लगा के अगर स्टार्ट से क्वेश्चन लगाते हो तो आपका साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाती है। मैंने यही गलती की, मैंने क्वेश्चंस तो किए बट मैंने टाइम्ड क्वेश्चंस नहीं किए, तो एग्जाम में काफी पैनिक हो जाता है क्लियर। और जैम के अंदर एक NAT का सेक्शन होता है, तो उसमें आपको काफी एक्यूरेट रहना पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें NAT एंटर करना पड़ता है, आपको न्यूमेरिकल एंटर करना पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर एंटर करना पड़ता है। तो वहाँ पे MCQ में आप तो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो। बट NAT में एक्यूरेसी काफी ज्यादा चाहिए हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस, क्योंकि आपको टफनेस का आइडिया लगता रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स को टाइम पे लगाओ, तो दैट इज गुड टू गो फॉर जैम। अच्छा, आपने मतलब अपनी पूरे इंटरव्यू के सेशन में एक नाम लेते रहा सुप्रीमम क्लासेस, तो मैं जानना चाहूंगा कितना हेल्पफुल रहा आपका सुप्रीमम के साथ जुड़ करके। और दूसरा, क्या किसी को जरूरी है कि मतलब वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे या किसी मॉक के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करे? तो मेरे ये सवाल सर, तो जैसे मैथ्स का मेरा पोर्शन था, क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स था, तो मैथ्स के जो टॉपिक्स थे वो मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बैच था। और जो सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसका नेचर उतना आपको स्पीड सॉल्व कराना या फिर आपको MCQ में डेवलप कराना नहीं होता। तो मेरा मैथ्स का जितना भी पोर्शन था वो पूरा मैंने सुप्रीमम से पढ़ा है, और जितना भी मेरा मैथ्स का जो टॉपिक का डेवलप हुआ स्ट्रेंथ वो सुप्रीमम से डेवलप हुआ था। और जब आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है तो आपका स्टैट्स अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, आपको ये टॉपिक्स बहुत बेसिक
तरीके से काम आते हैं स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद जो आपने पूछा कोचिंग, तो कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, मैं नहीं बोलूंगा कि कोचिंग नेसेसरी है, बट मॉक्स आर नेसेसरी। और सुप्रीमम जो है वो स्टैट्स के फील्ड में बेस्ट मॉक्स दे रहा है और सबसे ज्यादा मॉक्स दे रहा है। आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो, बट मॉक्स तो आपको लेनी ही चाहिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो, तो सुप्रीमम काफी अच्छी हैंड होल्डिंग देता है। वो आपको खुद सर खुद कॉल करते हैं आपको पूछने के लिए कि आप कैसा कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो। तो ये काफी आजकल कोई कोचिंग ऐसा नहीं करती है, तो वो काफी हैंड होल्डिंग टाइप की हो जाती है और आप काफी अवेयर रहते हो कि हाँ ये चल रहा है और मुझे ऐसे करते रहना। तो इसलिए मैं सुप्रीम मैंने ज्वाइन किया था। और सुप्रीम के मॉक्स ने सीयूटी में, जब सीयूटी के मैंने मॉक्स दिए तो काफी हेल्प किया था, क्योंकि उनका टफनेस लेवल जो था वो दैट वाज रियली वेरी टफ। सुप्रीमम के जो सीयूटी के मॉक्स थे, और सब तब बोल रहे थे जो मॉक्स दे रहे थे कि सीयूटी शायद इतना टफ ना है, बट जब एंड ऑफ द डे हम लोगों ने एग्जाम दिया तो वो काफी डिफिकल्ट एग्जाम, तो फिर हम लोगों को वही मॉक्स काम आए, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट एग्जाम थे। सर मॉक्स इस तरीके से बनाते हैं कि कभी कभी आप 50% क्रॉस नहीं कर पाओगे, आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन, तो इस वजह से आपकी वो टफ क्वेश्चंस हैंडल करने की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मॉक्स तो देते रहने चाहिए, और सुप्रीम के बेस्ट मॉक्स हैं स्टैट्स के फील्ड में या फिर मैथ्स के फील्ड में, तो वो आपको लेने ही है। और दूसरा ये भी है कि जैसे कि हम मान लीजिए 10th पढ़ रहे हैं, उसके बाद 12th किया हमने, फिर ग्रेजुएशन में चले गए, और अभी अचानक से जब हम किसी एग्जाम में बैठते, एंट्रेंस एग्जाम में, तो दोनों में डिफरेंस, एकेडमिक और इसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हम हमेशा सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ रहे होते हैं, एकेडमिक के लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, हमें लेंथी क्वेश्चंस लिखने होते हैं, हमें प्रूफ्स करने होते हैं, हमें लंबे लंबे थ्योरम्स लिखने होते हैं। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो सारी चीजें हमें शॉर्ट में करनी होती है, हमें क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है कि वो एकदम से 2 लाइनर सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी कोचिंग या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं जो कि आपको इन सब चीजों में मदद कर सकता है, तो वो किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करने में आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है चीजों को लेकर के। आई थिंक मेरा ये क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच था या ट्रिक्स थी, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपकी बुक्स में नहीं होती। एफएमएस सारे सॉल्व करते हैं, एफएमएस में कई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपको प्रीवियस ईयर से समझ में आएंगी, या फिर आप कोई कोचिंग लेते हो तो ही समझ में आती हैं। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।